दुनिया अगर कुएं में छलांग मार ले तो सिर्फ मैं ये साबित करने के लिए कि मैं उनके साथ मुत्तहिद हूं, मैं भी जाकर कुएं में छलांग मार लूं? नो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। हर फैसला सोच समझ के, माप तोल के लेना चाहिए। बहुत सारे लोग बिजनेस का ये प्रोग्राम देखकर सोचते हैं कि मैं कोई फटा ढोल, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं लूज कैनन हूं। नहीं साहब, मैं बड़ा देखभाल के कदम रखता हूं और फिसलन में तो बिल्कुल पांव नहीं रखता। आप जानते होंगे कि इस मुल्क के अंदर जब पहली मर्तबा सी पैक का जिक्र आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, तो मैं उन लोगों में से था जिन्होंने आगाज़ में ही ये कहा कि प्रोग्राम के और कॉरिडोर के खदो खाल हमें बताए जाएं। मुझे आज भी याद है कि जब सी पैक की रूनुमाई की तकरीब थी तो सी पैक के जुज़वी या रूट को डिस्कस किया जा रहा था। पीछे एक सरकारी अफसर आइसक्रीम का कप लिए उसमें चम्मच से आइसक्रीम खोद खोद के खा रहा था। मुझे वो फुटेज मिल जाए मैं आपको दिखाऊंगा। मौसूफ वज़ीर और तमाम लोग दाद ले रहे थे, तो मैं प्रोग्राम की और कॉरिडोर की संजीदगी को जहन में रखकर समझ गया कि अगर कोई लंचन मीटिंग के ऊपर, यानी लंच की मीटिंग के ऊपर यह फैसला करे कि किसी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करनी है, तो वो कितना संजीदा और गैर संजीदा इस मौजू को लेगा। उन सरकारी अफसर से मंसूब बात कर रहा हूँ। खैर, तख्तियाँ भी लगीं, सड़कें भी बनी, चौकियाँ भी बनी, लेकिन सी पैक पे पेशरफ्त इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रही। सोने पे सुहागा जब ये इलेक्शन हार गए, 2019 में हारे थे, 2018 में हारे थे, ये पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई थी। खैर, ये इलेक्शन जब हार गए तो मुकम्मल सी पैक पे रोल बैक हो गया। और मैंने ऐसे वक्त भी देखे कि जब सी पैक के हक में बात करना लाजमी था, पाकिस्तान के हक से ज़्यादा सी पैक के हक में बात करना लाजमी था। ऐसे वक्त भी मैंने देखा है कि सी पैक एक शजरा ममनू है, इसके ऊपर बिल्कुल तनकीद नहीं की जा सकती। हम नहीं बताएंगे इसका रूट कहाँ से जा रहा है, इसमें कौन से तरक्याती मंसूबे लगेंगे। पता लगा कोई जनाब बैतुल खला लाहौर में भी बन रहा है शाही मस्जिद के साथ, तो साहब कह रहे हैं कि साहब ये भी सी पैक का हिस्सा है। ऐसा भी हुआ है। छांगा मांगा में बच्चों की ट्रेन ठीक हो रही है तो वो बोल रहे हैं ये भी सी पैक का हिस्सा है। तनकीद नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैंने सब देखा सुना यार, यकीन करो। मुझे पता है गम और दुख क्यों होता है। मुझे गम और दुख इसलिए होता है, भाईजान अभी इनके साथ कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो बात को, आप लोग हल्का लेते हो अली नासिर को। आप ये मुझे बताओ, एक सवाल का जवाब पूछूंगा, सिर्फ एक छोटा सा, पूरी पाकिस्तान की सियासत खुल के सामने आ जाएगी। गौर से सुनना मेरा सवाल। कराची शहर में रहते हो ना एजाज भाई, आप कराची शहर में रहते हैं? गौर से सुनिएगा मेरा सवाल। 3 महीने बोर्ड लगे रहे मार्का हक के, और 6 सितंबर से 2 दिन पहले कराची में सारे बोर्ड हटा दिए गए। आज आप कराची में निकले, एक भी बोर्ड नहीं मिलेगा आपको। हुकूमत के हर फर्द की तस्वीर मौजूद थी। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये आप गौर से समझ जाएं। 6 सितंबर को मैं रात को निकला, 2 तलवार पे गया, सन्नाटा हु का आलम, एक बोर्ड नहीं। और यकीन करो यहां में आया कुरंगी में भी एक बोर्ड लगा होता था, अब वो भी गायब है। मैं कहूं गायब है ना, वो गायब हो गया। सर अली नासिर जो है ना, बुरा ना मानना, अगर माँ बाप ने सच्चाई और उसूल ना सिखाए होते ना, खुदा की कसम तुम लोग ऐसा चूना लगाता, बड़े बड़े सियासतदानों को भूल जाते। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं बता रहा हूं, मजाक के अलावा, अपनी तारीफ नहीं कर रहा। आपके ख्याल से यह वाज़ेह चीज आपको नहीं दिखाई दी कि 6 सितंबर को हुकूमत सिंध ने कोई मनाया ही नहीं? कोई क्यों नहीं मनाया? अब समझ में आई? वापस आ जाओ सी पैक पे। बेटा सारी बातें अली नासिर एक प्रोग्राम में नहीं बताएगा। हाँ, मैं सारी बातें नहीं बताऊंगा। मैं
उन लोगों में से हूं जिसने, आपको याद होगा कि हमारे एक मौसूफ काबुल तशरीफ लेकर गए थे और उन्होंने कहा था एवरीथिंग इज ओके, और मैंने कहा एवरीथिंग इज नॉट ओके। वो इस पाकिस्तान के सबसे पावरफुल आदमी थे और मैंने यहाँ टीवी पे बैठ के कहा कि इन्होंने जाके काबुल में बोला है एवरीथिंग इज ओके, इसका मतलब एवरीथिंग इज नॉट ओके, क्योंकि मैं चेहरे पढ़ना जानता हूं और उनका चेहरा ये बता रहा है कि मसला हो गया है। एक हफ्ते के बाद वो खुद खतरे में पड़ गए, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट भी चली गई। अली नासिर नपा तोला खेलता है, हाँ, वाइड बॉल आती है छोड़ देता है। ये टेस्ट मैच है बाबू, वनडे खेलने नहीं आता, ये गिल्ली डंडे वाला T20 नहीं है, ये बिजनेस का शो है। सीपैक के मुतालिक कब से प्रोग्राम कर रहा हूं? 11 साल से, 11 साल से सीपैक के मुतालिक प्रोग्राम कर रहा हूं, 11 साल से। और मैंने अगस्त 2014 में ही बता दिया था कि सीपैक जितना बनना है वो अभी बन गया है। बाकी जितना कुछ है चीचों की मलिया के अंदर बच्चों का स्कूल बन रहा है, उस पर भी सीपैक की तख्ती लग रही, दुनिया जहां में काम हो रहा है, कोई जरूरत नहीं। जो काम होना था 2014 के अगस्त के अंदर कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम काम 1 साल में जो बकिया था वो भी हो गया, खत्म। जो काम करना था जनरल नासिर जंजुआ साहब ने कर दिया। अब आप बोलेंगे जनरल नासिर जंजुआ कौन है? बेटा तुम गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जाके सर्च कर लो। तुम में से बहुत सारे लोग तो उस वक्त चम्मच से खाना खाते थे, नहीं समझ में आई। 11 साल पुरानी बात बता रहा हूं आपको। सीपैक का मंसूबा जनरल नासिर जंजुआ साहब की सोच था, वो रिटायर हो गए, उसके बाद कौमी सलामती के एडवाइज़र भी रहे। उन्होंने जो काम करना था अपना कर दिखाया। अब सीपैक में जो कुछ हो रहा है वो सतही बुनियादों पर हो रहा है। अगर सीपैक एनर्जी मंसूबा था, इसमें डैम और पानी के ज़खायर बनने थे, तो बाबा फिर ये सैलाब किस चीज़ के आ रहे हैं? सैलाब किस चीज़ के आ रहे हैं? सबसे पहला मंसूबा तो हमारे सियालकोट नारोवाल में लगना चाहिए था ना, नहीं लगना चाहिए था। यहां एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस। कागज़ पर सीपैक मंसूबा एक बहुत ही मुफस्सिल मंसूबा, इसका मैं कहूँगा कि बल्क जो था वो एनर्जी कॉरिडोर बिल्ड करने पर फोकस था। पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि अब कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक पावर जो है, ये एक तरह से सरप्लस हो गई, क्योंकि ये महंगी बहुत है। इसका कंज्यूमर अब हमें अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि बिजली जो कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी है और ख़ास तौर पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी नहीं है, रिन्यूएबल भी नहीं है, यानी रिन्यूएबल में ये तीनों आ गए ना, पानी, जो सूरज की रोशनी है उससे शमसी तवानाई, और इसके अलावा पन बिजली के अलावा ये बात कर रहा हूँ आपसे पंखी वाली, यानी पक्की वाली बिजली हवा से पैदा करने, यानी जिसे हम विंड मिल कहते हैं, विंड एनर्जी। तो यानी 3 कैटेगरी बन गई। एक आपके हाइडल पावर प्लांट हैं, एक आपके जो हैं वो विंड पावर प्लांट हैं, और एक आपके पावर प्लांट सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, इनको एक साइड पे रख दें। बाकी जितने पावर प्लांट आपके पास है उसमें कुछ हसास नोयत के जोहरी तवानाई जो आप पैदा करते हैं, ठीक है, वो रिन्यूएबल में तो नहीं आएगा, लेकिन वो अलहदा कैटेगरी है। और फिर उसके बाद जो कैटेगरी हमारे पास मौजूद है वो ईंधन जलाकर बिजली पैदा करने वाला पोर्शन है, जो पाकिस्तान बहुत तुरम खान बन के ईंधन वाली बिजली पैदा कर रहा है। इसमें कोयले वाली भी है, गैस वाली भी है, जो कुदरती गैस से पैदा करते बिजली, उसके अलावा तेल से पैदा की जाती बिजली, ये तमाम चीज़ें। ये सीपैक का सबसे बड़ा हिस्सा है, एनर्जी कॉरिडोर। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अकमल चौधरी साहब, जो कि एक माशी तज्जियाकार भी हैं, चीज़ों को बड़ी गहराई से देखते हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया सर। सीपैक मंसूबे में बुनियादी 2 जुज़ थे। सबसे बड़ा जो जुज़ है वो है तवानाई, और दूसरा है मवासलात। मवासलात पे मैं बाद में आता हूँ।
तवानाई वाला जो हिस्सा है उसमें ईंधन जलाकर बिजली पैदा करने वाले मंसूबे मौजूद हैं जो आज की तारीख में माहौलियाती तौर पर भी साजगार नहीं है और उसके अलावा कीमत के हिसाब से भी अब वो बिल्कुल फीजिबल नहीं रहे। पाकिस्तान सोलराइज हो चुका है। तो मैं बुनियादी बात चाहूँगा कि एनर्जी कॉरिडोर किस हद तक आपके ख्याल से कामयाबी तक आगे बढ़ा, और अगर नहीं बढ़ा तो क्यों? देखें, एनर्जी की जब हम बात करते हैं ना, तो माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ एनर्जी और ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हासिल करने के लिए अब तक हमारा ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान सामने आया, ना ही हमारा जो है वो कोई लॉन्ग टर्म विजन सामने आया है। 80s 90s में अगर आपको याद हो तो उस वक्त जो है वो बेनजीर हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो IPPs का एक ये कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया और उसके जरिए लोगों को गारंटेड बाय करने की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दी गई गारंटियां कि हम इतने सेंट के ऊपर यानी डॉलर रेट पे उनसे हम जो है ना वो परचेज करेंगे और गारंटेड मतलब सेल एग्रीमेंट करके उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई गई ऑयल से जो है वो बिजली प्रोड्यूस करने की। और उस वक्तों में ऑयल से प्रोड्यूस करना बिजली जो है वो सबसे महंगा जो है वो समझा जाता था। अच्छा, ये जो है साथ साथ उस वक्त ये जो रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज्यादा चूंकि फोकस नहीं था तो इस वक्त इसलिए उस वक्त जो है वो इस पर तवज्जो नहीं दी गई है इन्वायरमेंट के हवाले से और ये चीजें प्रोसीड करती गई। और फिर देखते ही देखते 25 साल गुजरे, उसके बाद चाइनीज और दीगर जो इन्वेस्टर थे वो अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट और ये वो प्रोजेक्ट पूरे होने के ऊपर चले गए और यहाँ के जो है ना कुछ नादीदा हाथों ने जो है वो उनको बैक एंड के ऊपर उन IPPs को जो है वो ले लिया और जो गारंटेड जो पेमेंट्स हैं जिसे हम कैपेसिटी चार्जेस भी दूसरे लफ्जों में कहते हैं वो कंपनी हासिल करने लग गई। मीनवाइल 2016 में आपको याद होगा कि फिर एक मरतबा लोड शेडिंग का जो बहरान आया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और 20-20 घंटे तक की जो है वो मुल्क में लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। एक मरतबा फिर जो है वो इन्वेस्टमेंट की गई और बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की गई। अगेन चाइनीज कंपनीज के साथ ज्यादा बात की गई और उनसे जो है ये साहिवाल वाला कोयले का पावर प्लांट लगाया गया। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट जो है वो दोबारा से जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए और उनसे दोबारा 20-20, 25-25 साल के जो है मुआहदे कर लिए और अगेन वही कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह जो है वो करने के शर्त में। जाहिर है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, यहाँ पे कोई अपना पैसा जो है वो गारंटी के बगैर तो कभी भी नहीं लगाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी जो है वो सॉवरेन गारंटी दी कि आप आए इन्वेस्ट करें तो मुझे पाकिस्तान जो है वो आपको गारंटी करती है। और आज हम 2025 में खड़े हैं। अब जो है ना वो ट्रेंड्स जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। क्लाइमेट के हवाले से क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी जिसकी एग्जांपल सोलर है या विंड एनर्जी है या हाइड्रो एनर्जी है, उसको ज्यादा जो है वो फोकस किया जाता है। तो इसके नतीजे में हमारा वो साहिवाल वाला जो पावर प्लांट है वो भी बंद पड़ा है और दीगर भी जो हमने बिजली के मंसूबे लगाए हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे हैं क्योंकि अवाम ने जो है वो सोलर प्लेटें जो है वो इम्पोर्ट करना शुरू कर दिए। यहाँ मैं फिर आपको बता दूं कि फिर जो है ना वो हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक मरतबा फिर बहरान है कि वो इतनी हमने इन्वेस्टमेंट करके जिनको कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं। मुल्क में इस वक्त तकरीबन जो है वो 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी मौजूद है जो पहले से ही एक्सेस है। उसके बाद तकरीबन 20 से 25,000 मेगावाट की जो है वो सोलर प्लेटें इंपोर्ट करनी है लोगों ने। तो अब होगा ये कि वो पहली बिजली जो है वो ज्यादा थी। अच्छा, आई वो भी चीन से हैं? नहीं, आई वो भी चीन से हैं। आप उनको सीपेक का हिस्सा ही बना देते, कम से कम कामयाबी मिल जाती। आई तो सोलर प्लेटें भी चीन से ही हैं, वो तो चीन का सीपेक का ही हिस्सा बना देते, अच्छा हो जाता, अरबों डॉलर के अंदर तखमीना भी आ जाता और सीपेक भी कामयाब हो जाता जाहिरी तौर पर। तो नहीं, वो सीपैक का हिस्सा भी बने हुए थे। ये जो पावर प्रोजेक्ट लगे हैं ना वो अंदर सीपैक भी जो है वो उसमें काफी सारे
प्रोजेक्ट्स है ना वो पावर के वो लगे हुए हैं। लेकिन मेरा जो कहने का मकसद है ना, वो थर्मली बिजली जो ऑयल से प्रोड्यूस हो रही है वो अब उसको उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वजह से कार्बन इमिनेशन होती है और उसको जो है ना वो वर्ल्ड वाइड भी उसके ऊपर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां भी लगती जा रही है और उसको मतलब इतना नहीं इंकरेज किया जा रहा है, इसीलिए सोलर के ऊपर जोर दिया हुआ। जबकि मैंने जो रिसर्च किया है ना उसके मुताबिक अगर हुकूमती सतह के ऊपर या बल्क में अगर किया जाए तो बजाय इसके कि ये आप और मैं सोलर प्लेटें खरीदे, अगर हुकूमत इन्वेस्टमेंट करे और अच्छे इन्वेस्टर ढूंढे तो इस वक्त जो सबसे सस्ती बिजली है वो विंड एनर्जी है। मतलब ये जो और हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉरिडोर मौजूद हैं जहाँ पे जो है ना ये विंड एनर्जी हम पूरा साल प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसमें ना सिर्फ ये कि दिन में बल्कि रात में भी जो है ना वो जो पंखे हैं उसके वो चलते रहते हैं, दिन और रात में जो है वो बिजली देते हैं। तो अगेन मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमने जो है वो इस चक्कर में पावर प्लांट पहले लगाए, ऑयल से बिजली प्रोड्यूस की, अब हमने आवाम को लगाया हुआ सोलर प्लेटों को पीछे, और कल को जब इनको होश आएगी जो हो यार ये तो सोलर प्लेटें भी महंगी है तो रात को बिजली भी प्रोड्यूस करती, तो फिर ये थर्मल की उसकी तरफ विंड एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, लेकिन तो एक मेरा सजेशन, क्यों नहीं हुई? अगर मस्बत गुफ्तगू करें तो मेरा एक सजेशन है। देखें 11 साल पहले वाला सीपेक और चीज़ था और आज आ गया साल 2025, टैरिफ्स ने दुनिया बदल दी, ज़माना बदल दिया। मेरे ख्याल से कोई ऐब नहीं है कि अगर सीपेक के ऊपर दोबारा बैठ लिया जाए और इस मुतालिक सोचा जाए। देखें बैठे तो हैं दोबारा, लेकिन जो कुछ हुआ वो मैं टीवी पर बयान नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम अलहदा से बैठ जाएं और सोचें कि सीपेक मंसूबा जो था जिसके पीछे हमने पूरी कौम को इतने साल लगाए रखा, उसको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं, कुछ उसमें रद्दो-बदल कर लेते हैं, मंसूबे के खदोखाल तब्दील कर देते हैं, इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस और सिक्योरिटी अलायंस के तौर पर लेकर चलते हैं। आपके ख्याल से क्या वो बेहतर नहीं रहेगा? उसमें हमें कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल भी सीपेक जो है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए बहुत जरूरी है और पाकिस्तान को इससे वेस्ट एशियाई जो है वो रियासतों तक एक्सेस मिलेगा। उसके बाद अब जो नई जियो पोलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से अमेरिका जो है वो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगा रहा है, तो पाकिस्तान के पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं कि पाकिस्तान में इवन चाइनीज इन्वेस्टर भी आके जो अपनी जो चीजें हमने अमेरिका में अगर एक्सपोर्ट करनी है तो क्योंकि चाइना में टैरिफ ज्यादा है तो पाकिस्तान में जो है ना वो लग सकता है। तो जैसे ये घरों के पास जो इकोनॉमिक जोन है वो सीपेक के अंदर है, उसको भी कंस्ट्रक्ट करना है। ML1 के हवाले से कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं है, उसमें शायद फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से चाइना ने जो ना वो ML1 से तो बैकआउट किया, लेकिन जो दीगर जो इकोनॉमिक जोन के ऊपर जो काम होना है और मजीद जो ये रोड्स वगैरह बनाने हैं, देखिए चाइना की फ्यूचर 2.0 में शुरू हो जाएंगे। मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि चाइना की फ्यूचर सिमुलेशन ये है कि जो SCO के मेंबर्स हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ये इन सबको लिंक करेंगे बेल्ट एंड रोड से। जो मुझे समझ में आई बात, जो इस दफ़ा के इजलास में मुझे समझ में आई, और कल के दुश्मन आज के दोस्त हो जाते हैं। हमने देखा नरेंद्र मोदी साहब भी पहुंच गए वहाँ, SCO अपनी तरफ से वो एक नई रिलेशनशिप रीइन्वेंट करना चाह रहे हैं, जहाँ चीन को एक नज़र भाते नहीं थे वो और वाइसी वर्सा, वहाँ अब वो मुलाकात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे रिलेशनशिप को। मेरे ख्याल मुझे याद आ गया कि कोई परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज़ नहीं होते, दुनिया में हालात बदलने के साथ साथ लोग भी बदलते हैं, ममालिक के एटीट्यूड्स भी बदलते हैं। लेकिन अगर SCO को ये एक लेकर चलना चाह रहे हैं तो फिर बेल्ट एंड रोड की जो खदोखाल और शक्ल बनेगी उसमें नो डाउट सीपेक की बड़ी अहमियत होगी, लेकिन सीपेक ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा अगर ये उस पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर एक बड़ा अहम किरदार अदा करे। क्या कहते हैं आप? DRI नो डाउट के बहुत मल्टी बिलियन डॉलर है ना ये प्रोजेक्ट है और ये सालों के ऊपर मुहित है, और सीपेक जो है ना वो इसका एक मामूली सा और एक छोटा सा कंपोनेंट है। DRI के जरिए तो चाइना जो है वो मतलब पूरी दुनिया तक जो है ना वो रोड और रेल और दीगर जो ट्रांसपोर्टेशन के जराए हैं उनका जाल बिछाना चाहता है, और वो चाहता है कि उसके जरिए जो है वो DRI के जरिए ऑनवर्ड जो है वो तजारत की जाए। SCO जो है वो आप ये समझें कि यूरोपियन हो गई या जो बनाई हुई ये बियर जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है,
तो एफसीओ जो है ना एंटी जो है वो अमेरिका एक किस्म की एंटी अमेरिका ना भी कहें, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ना वो अमेरिका की यूरोपियन यूनियन की पॉलिसीज को ओन नहीं कर रही। अब लास्ट जो एफसीओ समिट हुई है उसमें जैसे एक डेवलपमेंट बैंक बनाने का जो है ना वो ऐलान किया गया है। फिर उसके बाद आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने का जो है वो डिस्कस किया गया है। इवन ये भी सोचा जा रहा है कि एक आध करेंसी ही जो है वो एफसीओ के जो रुकन ममालिक हैं वो आपस में ऑर्गेनाइज करें। तो एक पैरेलल तौर के ऊपर देखा जाए तो चाइना जो है वो बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो क्या कहते हैं, बड़ी मशहूर कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव, कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, उर्दू की कहावत मैंने सुनी है ना। तो मेरे ख्याल से एससीओ भी कुछ इसी तरह ही है, सब लोग उस पाँव में अपना पाँव डाल के खुश हो रहे हैं कि साहब हम सब इसका हिस्सा हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुश्किल एक मरहला होगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान चाह रहा है कि वेस्ट के साथ भी थोड़ा लवी डवी हो जाए, कुछ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, और फिर जो है वो चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहें। अब ऐसा सुनने में आया है, जैसे आपने भी बताया ML1 मंसूबे के मुतालिक, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि रेल अपग्रेडेशन जो है वो आजकल के दौर में पाकिस्तान के लिए इतनी प्रैक्टिकल नहीं होगी। मे बी आई एम रॉन्ग, आप मेरी इस्तेलाह कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को कंप्लीटली रोड फोकस्ड बनाया है, मेरा ऐसा ख्याल है। नहीं देखिए, रोड और रेल की जहाँ तक बात है ना, दोनों जो है ना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के थ्रू बनाए जाते हैं, लेकिन रेल जो है ना वो इकोनॉमिकली बड़ी वायबल हो जाती है। तो उसमें एक मरतबा आपने जो है वो पटरी बिछा दी तो उसके जरिए आप कम खर्चे में ज्यादा जो है वो सामान एक जगह से कॉस्ट इफेक्टिव ज्यादा होगा, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। बड़ा अहम नुकता। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले अहम नुकात के मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही थी। मैं दोबारा से अब मेन नुक्ते की तरफ आऊँगा। दूसरा हिस्सा इसका मवासलात था, और मवासलात के मौजू के ऊपर मेरे ख्याल काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई। तो मेरे ख्याल क्योंकि मैंने ये देखा है कि अकमल चौधरी साहब जब भी आते हैं तो मैं गैर रिवायती कोई एक ना एक मौजू तो पकड़ लेता हूँ। ये रिवायती भी और गैर रिवायती इस हिसाब से है क्योंकि सीपेक मंसूबे से मंसूब जो सड़कों का नया जाल था वो किस हद तक बना, उसके बाद मुतालिक बात करना भी ज़रूरी है। जो रेल के बारे में बात कर रहे थे वो तो अपनी जगह है, लेकिन मैं अब अकमल चौधरी साहब आपसे बराह रास्त सवाल करता हूँ। हमें ये तासुर दिया गया था कि सीपेक के 3 अलहदा कॉरिडोर बनेंगे, एक होगा ईस्टर्न, एक होगा सेंट्रल, एक होगा वेस्टर्न। ये 3 रूट्स जो हैं ये पूरे पाकिस्तान को जोड़ के रख देंगी एक दूसरे के साथ, और तमाम शहर जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। हमें ये तासुर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में तो लोगों ने ज़मीनें भी ख़रीद ली थी ये सोच के कि वहाँ पर चाइनीज़ लोग आएंगे, अपने साथ नन्हे मुन्ने चाइनीज़ बच्चे लेकर आएंगे, अपनी फैमिलियाँ यहाँ ला के बसाएँगे और इनसे प्लाट ख़रीदेंगे जो ये हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएंगे। अगर आपको इस चीज़ का इल्म ना हो तो आप वहाँ ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने ले लिया। फिर बहुत सारे लोगों ने क्योंकि उनका ख्याल ये था कि पेशावर था कोयटा कुछ नई सड़क का एहतमाम किया जाएगा, कोई नया रूट बनाया जाएगा, और फिर कोयटा तक गवादर एक अलहदा रूट होगा, और फिर कराची तक गवादर एक अलहदा रूट होगा, और रट्टो डेरो वाला रूट अलहदा होगा जो पंजाब से हमें मिलाएगा। तो सर इस तरह की द्योमालाई कहानियाँ आपने बचपन में भी सुनी होंगी, यानी फेरी टेल्स। तो ज़रा आप बताइएगा मुझे भी कि आपको हमारी ये द्योमालाई कहानी कैसी लगी। जी देखिए, ये 2018 से पहले तक जो है ना सीपेक के ऊपर अच्छा स्पीड में काम हो रहा था, लेकिन 2018 के बाद जो है इसमें थोड़े से मामला स्लो डाउन
होना शुरू हुए और अभी तक जो है ना वो मामला शुरू है। वरना ये जितनी भी आपने तीनों कॉरिडोर की जो बात की है, इनमें से काफी हद तक जो वो काम मुकम्मल भी हो गया है और कुछ जो सड़कें हैं वो हाल उनसे बस काम होना बाकी है। इसी तरीके से ML1 की अगर मैं बात करूं तो खित्ते में इंडिया की, अगर चाइना की मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वहां पे ज्यादातर जो माल बरदार गाड़ियां हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की होती है वो 30 to 35% जो है ना वाया रेल नेटवर्क होती है, जबकि पाकिस्तान में ये शरह जो है ना वो सिर्फ 5% है। और वजह उसकी यही है ML1, वो जो ट्रैक है 150 साल पुराना ट्रैक है जिसके ऊपर एवरेज स्पीड ट्रेन की 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा है। सिग्नलिंग का सिस्टम पुराना है, ट्रैक सीधा, जिसकी वजह से आए रोज आप देखते होंगे कि ट्रेनों के हादसा होते रहते हैं। तो ये तो ML1 तो हमारी बेहद जरूरत है। नहीं, लेकिन एक मासूमाना सवाल आपसे ये था, एक मासूमाना सवाल आपसे ये था कि हमें ये तासुर दिया गया था कि तमाम सूबाई दारुल खिलाफों को एक दूसरे के साथ सड़क के ज़रिए जोड़ दिया जाएगा। यानी लाहौर का ताल्लुक़ अगर कराची से होगा मवासलाती तौर पर, तो फिर लाहौर का बराह रास्त सड़क का रूट कोयटा से भी होगा, लाहौर का बराह रास्त रूट जो होगा वो पेशावर से भी होगा। इसी तरह कराची का डायरेक्ट रूट पेशावर से होगा, डायरेक्ट रूट कोयटा से होगा, डायरेक्ट रूट लाहौर से होगा। हमें ऐसा तासुर दिया गया था, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, मैं शायद समझ ना पाया हूँ, लेकिन हमें तासुर ये दिया गया था। जी जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, उस सीपैक के विजन में मुल्तान से लेके और सखर तक का एक जो मरला था वो अंडर सीपैक ही कंप्लीट हुआ है और इसके साथ साथ गवादर से भी जो सड़क आनी थी वो भी आई है। तो मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल भी नहीं हुआ, स्लो डाउन हुआ था। अब दोबारा से जो है ना वो उसके ऊपर एक मतलब फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। उसमें शाराय कराकुरम जो चाइना को बेसिकली मिलाना है, जिसकी आप बात करें, जो खैबर पख्तूनख्वा में भी जिसकी वजह से काफी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की थी, काफी खुशी का इजहार किया था। तो अब सीपैक 2.0 में जो है ना ये शुरू होना है सिलसिला और हम ये कर सकते हैं, हम और आप जो है ना वो तो दुआ कर सकते हैं। वरना ये है कि जो आप बातें बता रहे हैं वो तो बकौल शायर ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकली है। नहीं, लेकिन देखें, असल में सीपैक का मंसूबा हमें ऐसा तासुर दिया गया कि सीपैक का मंसूबा फरमाइशी प्रोग्राम है और हमें ऐसा तासुर दिया गया कि शायद चीन की ये ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादा मुताला करने पर मुझे ये मालूम हुआ कि ये जो शहर जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि चीन के अंदर मौजूद हैं, जिसमें उरुमची भी है, काशगर भी है, ऐसा हमें जो तासुर दिया गया, ये शहर जो हैं ये चीन के उस हिस्से में कायम हैं जहाँ पर आबादी बहुत ही कम है और बाकी चीन के साथ इनका मवासलाती राब्ता इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। इंतज़ामी उमूर ज़रूर हैं वहाँ पे, तरक्की भी आपने देखा होगा उरुमची का अशकर में बहुत बेहतरीन हुई है। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर भी हो, उससे भी ज़्यादा अच्छी वहाँ पर तरक्की है और जो लोग बाई रोड वहाँ गए हैं तो रोड का नेटवर्क भी उनका बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हमें ऐसा तासुर दिया गया था कि ये रोड का नेटवर्क हूबहू बिल्कुल जैसे चीन के अंदर खूबसूरत और पहाड़ी इलाकों के अंदर डबल कैरेज रोडें हैं, वैसी रोडें हमारे यहाँ बनेंगी। तो वो मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि वो मनसूबाजात कहाँ तक पहुँचे या आपकी नज़र से गुजरे या नहीं। मेरी नज़र से जो जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं इतने मंसूबे तो मेरी नज़र से या मेरी मालूमात में नहीं है जो कि सीपैक के हवाले से ऐलान किए गए थे। जैसा कि तमाम दारुल हुकूमतों को जो है ना वाया रोड नेटवर्क जो है ना फास्ट, ऐसा सुना था, आपने भी सुना होगा, मिलाना और उसके बाद उसको वाया शाराय कराकुम जो वो चाइना तक लेके जाना था। लेकिन हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के हालात इतने अबतर किए गए बलूचिस्तान में, और आप देखना अभी तक जो है ना वहाँ पे लोग जो है वो पहले तो चलो फिर भी इन कच्चे रोडों से ही वहाँ पे जो ईरान और इराक की तरफ जो हमारी मुकामात है, मजहबी मुकामात, वहाँ पे लोग जाते थे। अब तो हुकूमत ने ऑफिशियली मना कर दिया कि भाईजान जाना है तो हवाई जहाज से जाओ, सड़कों के जरिए ना जाओ। तो कहाँ आप बात कर रहे हैं कि सीपैक में हमने डबल रोड बनाने थे और जिसके ऊपर गाड़ियाँ 400 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरनी थी, तो वो तो दूर की बात है। पोजीशन हमारी इस वक्त ये है
कि हमारे यहाँ हुकूमत ने मना किया था कि आप उस एरिया में ट्रैवल नहीं कर सकते कच्चे के डाकुओं का। कल आपने सुना होगा कि मेन वो जो सीपैक के अंडर में बना था ना मुल्तान पटम मोटरवे, उस मोटरवे के ऊपर से 12 बंदों को जब वो उठा के डाकू ले गए हैं। ये हमारे यहाँ पे अमनो अमान की सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है। और आजकल के दौर में मैं हर प्रोग्राम में एक बात करता हूँ कि आजकल के दौर में हर मुल्क अपना दोस्त खुद ही है। कोई ये पुरानी ये हिमालय से बुलंद और दरख्तों से गहरी ये सब चीजें जो है ना वो जज्बाती किस्म की बातें, हर मुल्क अपना अपना बैलेंस देखता है। हर एक मुल्क को बैलेंस लेके चलना पड़ता है, चाहे वो इंडिया हो उसको देखे, वो रूस के साथ भी चलना चाह रहे हैं, अमेरिका के साथ भी चलना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने भी जो है ना वो अपना फायदा देखना चाहिए। हमें भी, चाहे वो अमेरिका से मिल रहा हो, चाहे वो चाइना से मिल रहा हो, चाहे वो कहीं से भी मिल रहा हो, तो अपना बेनिफिट जो है ना वो हमने सबसे पहले देखना है। अगर हम उसको देखते हुए चलेंगे तो ये जो हालात जिनका मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ तो इनका हमें कम से कम सामना करना पड़ेगा। वरना अगर हम लोग इन हालात को और इन चीजों को, अपने फायदों को देखने के बजाय दूसरे मुल्कों को देखेंगे और सिर्फ तरानों के ऊपर और जज्बाती बातों के ऊपर गुजारे करेंगे तो उससे मुल्क की मईशतें नहीं चलती, उससे सड़कें नहीं बनती, उससे पुल नहीं बनते, चाहे एक सीपैक नहीं 1000 सीपैक आ जाए। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आके आपने बयान किया, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ये भी बताता चलूं, अपना फायदा। हम आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। बड़ा अहम नुक्ता आपने बयान किया। यहाँ पर यह है कि हम सभी दुआगो हैं कि सीपैक की जो भी खदोखाल और अशकाल हैं वो हमारे सामने आएँ और इस मंसूबे के अंदर नई चीज़ें शामिल की जाएँ। अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वक्त के साथ साथ बेहतर हो चुकी हैं तो उन मंसूबों की जानिब जाया जाए, प्रायोरिटाइज़ किया जाए। पाकिस्तान की एनर्जी की रिक्वायरमेंट अब चेंज हो चुकी है, अब उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए सीपैक को जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात हमें करनी चाहिए और आगे करते भी रहेंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।